नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप एक देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। आज हमारे स्टूडियो में फिर एक अतिथि मौजूद है और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ सलाहता में शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम कुछ नए मुद्दे पर अपने नए अतिथि के साथ चर्चा करते हैं कि आखिरकार राजनीतिक गलियारों में या उस दल में क्या चल रहा है जिस दल से हमारा अतिथि बिलोंग करता है, वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे लंबे समय से अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। आज सीनियर लीडर के तौर पर भी वहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के डिबेट्स पर भी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। मैं उनसे शुरुआत करूँ, लेकिन कल आपकी बड़ी टीम केंद्र की लखनऊ में मौजूद थी, बड़ा विचार विमर्श हुआ, बड़ा मंथन हुआ। कहा यह भी जा रहा है 27 की जो प्लेटफॉर्म है उसका बेस तैयार करके पूरी टीम गई है। क्या तैयारियां 27 की दिख रही हैं आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ देश और उत्तर प्रदेश बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है लाइव न्यूज एक्स, उसको बधाई देता हूं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसमें उन्नीत नए मुकाम हासिल करे और जो जन आकांक्षाएँ हैं पत्रकारिता से, टीवी चैनल से, न्यूज़ चैनल से, उस पर आप प्रयासरत रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ देश और उत्तर प्रदेश बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता की उम्मीदें हैं, जनता की आकांक्षाएं हैं, और ऐसे दौर में जब संविधान को दिन रात कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, संविधान पर ही हमला किया जा रहा है और संविधान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, भाजपा और आरएसएस का यही प्रयास है। उसके लिए वो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, जो दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, और ये कोई कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी और अब की भारतीय जनता पार्टी में ये फ़र्क हो गया है कि पहले जो ये लुकी छिपी तरीके से इस तरीके के विद्वेष फैलाते थे, लेकिन इनके जो वरिष्ठ नेता थे वो मंचों से धार्मिक ध्रुवीकरण या बंटवारे की राजनीति पर बयानबाजी करने से बचते थे। लेकिन अभी की जो लीडरशिप है भाजपा की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों या स्वयं प्रधानमंत्री हों या तमाम वरिष्ठ नेता, उनको कोई गुरेज नहीं है समाज को बांटने में। तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारा आपसी प्रेम भाईचारा है, अगर उसको सरकारी स्तर पर बांटने के प्रयास किए जाएंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान का कल हमारा कार्यशाला थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हुआ। हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी, सोशल मीडिया के चेयरमैन सुप्रिया जी, वार रूम के हमारे जो चेयरमैन हैं सेंथिल जी, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन अनिल यादव जी, सेवा दल के चेयरमैन, अनुसूचित जाति के छात्र संगठन, सभी इकट्ठा हुए और उद्देश्य ये था कि कैसे राजनीतिक रूप से हम अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो इसके लिए जो 5 स्तरीय 100 दिन का ये आगामी कार्यक्रम है संगठन को मजबूत सशक्त करने का, तो उसमें जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय और मंडल स्तरीय और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य है। और ये संकल्प लिया गया है कि 2027 के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास शानदार राहुल गांधी जी जैसा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जैसा नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा हमारे शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राज्य स्तर पे हमारे पास अजय राय जी जैसा नेतृत्व है। तो नेतृत्व की कमी नहीं है, ना ही कार्यकर्ताओं की कमी है। बस सबको कैसे एक माला में पिरो के अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ फैला रही तो उसी को लेकर तैयारी हुई है। और निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये पूरा देश जानता है। और भले ही इस बार हम हरा ना पाए, लेकिन रोक पाने में सक्षम रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो भाजपा का विजय रथ था वो रुका है। जहाँ एक तरफ दिन रात हिंदू मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, उस समय 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने पाई, तो रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को।
थोड़ा चूक गए, नहीं तो आज भाजपा सत्ता से बाहर होती। कल आपकी कार्यशाला हुई, इस कार्यशाला में क्या ये कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी जी, हालांकि आपकी पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं, लेकिन क्या यूपी को खास तौर पे उनके हाथ में दिया जाए, या चूंकि प्रियंका जी ने संभाला था लेकिन अब तो वायनाड चली गई, तो क्या राहुल जी की डिमांड या प्रियंका जी की डिमांड कार्यकर्ताओं की तरफ से उठी कि यूपी को खास तवज्जो उनके हाथों में मिले? देखिए, उत्तर प्रदेश का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जो एक भूमि उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु रहा है, और आनंद भवन उसका एक केंद्र बिंदु रहा है। गांधी परिवार की जो जड़ें हैं वो इस उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे खासे समय शासन किया है, राज्य किया, उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने का काम किया। हम जिस राजधानी में बैठे हैं, इस राजधानी में चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो या अस्पताल हो या डेवलपमेंट हो, और लखनऊ का सबसे पहला फ्लाईओवर ऐशबाग जब आप जाते हैं तो पहला फ्लाईओवर वो पड़ता है। तो नाका की तरफ से जब जाते हैं तो पंडित नारायण दत्त तिवारी की देन थी। स्कूटर इंडिया, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया पूरे प्रदेश में ही। तो कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश को एक अच्छी खासी आकांक्षा अपेक्षा है, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के प्रति प्रदेशवासियों का एक प्यार है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता है। और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, सबका एक उत्तर प्रदेश से आत्मीय रिश्ता। और जब जब कांग्रेस के ऊपर संकट आया है तो हमेशा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती से साथ खड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, अब प्रियंका गांधी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय 40% महिलाओं को टिकट देने का किया था, आज भी आप देखिए कि वो गूंज है। वो ठीक है, भले परिणाम में नहीं बदला, लेकिन जिसकी शुरुआत उन्होंने की है, वो शुरुआत, वो जो दीपक है, वो जो दिया है, वो जल रहा है। और आप देखिएगा आने वाले समय में इसका फायदा, इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पड़ेगा, और फायदा भी हमारी पार्टी को जरूर मिलेगा। एक अंतिम सवाल उत्तर प्रदेश में और कल की बैठक को लेकर के। कल एक मंच पे एक तस्वीर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, गांधी जी के साथ अंबेडकर की तस्वीर। गॉसिप भी हो रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हैं। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने खोए जनाधार को पाने के लिए ये फ्रेम बनाया, और इसके लिए क्या रास्ता बनाया गया? देखिए, हमारा ये 100 दिन का संगठन सृजन अभियान है। गांधी जी के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में बहुत अच्छी मैत्री और वैचारिक समानताएं भी थी, कुछ विषयों पर भिन्नताएं भी थी, और होनी भी चाहिए। घर में पति पत्नी के बीच में भी भिन्नताएं होती, और यही जिंदा होने की निशानी है। तो और बाबा साहब का एक विशेष योगदान इस देश को आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी बनाने में रहा है। महात्मा गांधी जी तो संत थे, उन्होंने तो बिना किसी पद पर रहे इस देश के लिए जो किया, आज पूरा विश्व उनको नमन करता है। लेकिन बाबा साहब का जो योगदान है वो अप्रतिम है, क्योंकि जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए तो जिस क्षेत्र से चुनकर वो आए थे वो पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने एक संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी सीट खाली कराकर बाबा साहब को वहाँ से चुनाव लड़ाकर संविधान सभा में भेजा, जो कि संविधान सभा में जाने के लिए एक आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया थी। क्योंकि गांधी जी की इच्छा थी कि उनका ये कहना था और साफ था, इसीलिए वो पहली जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने, कि उनका ये कहना था कि जो लोग जिनकी योग्यता है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और उन्होंने देश को एक ऐसी किताब दी जो सारे जात वर्ग धर्म के ऊपर है, भारत का संविधान, जो सब वही एक ऐसी किताब है जो इस देश के एक एक आदमी को आपस में जोड़ के रखती है और हिंदुस्तान की एकता और शक्ति का प्रतीक है। और उस किताब पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? जब देश का संविधान अपनाया जा रहा था तो वो लोग भारत के संविधान की प्रतियों को जलाने का काम कर रहे थे, आरएसएस के लोग। तब भाजपा तो थी भी नहीं, जनसंघ के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि हमें ये नहीं, हमें मनुस्मृति लागू करनी है। तो बाबा साहब और महात्मा गांधी जी को हम बिल्कुल एक जैसा सम्मान देते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो एक एक आदमी को पूजना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने संविधान बनाया उससे पहले का जो उनका जीवन काल था, शिक्षा से लेकर और आखिरी तक,
उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली सामाजिक रूप से, तमाम जगह उनको छुआछूत अछूत का भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब वो संविधान बनाने बैठे तब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। संविधान सबको समान अधिकार देता है और उन्हीं अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती चली आ रही। उन्हीं अधिकारों में से एक सामाजिक न्याय का अधिकार है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भाजपा की मंशा, आरएसएस, जनसंघ की मंशा संविधान के खिलाफ थी, तो जो अधिकार उसमें प्रदत्त हैं सब देशवासियों को, उनके खिलाफ आज भी वो हैं। जब जातीय जनगणना की बात होती, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। जब कोई आवाज उठाता है जो संविधान में अधिकार मिला, बीजेपी उसके घर ईडी सीबीआई भेज देगी, उनको जेल में डालने का काम करेगी, मुकदमों से डराने की कोशिश करती। तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस देश के निर्माण में, एकता में, अखंडता में, भाईचारा में अप्रतिम योगदान है। इसलिए उनकी फोटो कल दोनों लोगों के साथ में थी। और निश्चित तौर से आप देखिएगा कि गांधी जी की जो विचारधारा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया संविधान है, हम उसी की ताकत से आज लड़ रहे हैं। उसी की ताकत से आज सरकार अल्पमत में है, बहुमत में नहीं, और उसी की ताकत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। अगला सवाल मेरा चलते हैं केंद्र की तरफ। इन दिनों चर्चा में बहुत बना हुआ है जिस तरीके से पाकिस्तान में मिशन सिंदूर चलाया गया हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि विश्व पटल में देश के सभी दलों के सांसदों को वहाँ भेजा जाएगा और किस तरीके से उन्होंने काम किया है, किस तरीके से मानवता को भी बचाया है और दुश्मन को जवाब भी दिया है, वो अपनी बातें रखेंगे। इस योजना को, इस पूरे कदम को किस तरीके से कांग्रेस देख रही है और कितना साथ खड़ी है? देखिए, पहलगाम की जब घटना हुई तो उसी के बाद कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। सरकार जो निर्णय लेगी, जिन निर्दोष 26 लोगों की जान उन पाकिस्तान के पले पोसे आतंकवाद ने ले ली, तो जो भी उस आतंकवाद के सफाए में या उन निर्दोष लोगों के प्रतिशोध में, उसका बदला लेने के लिए जो सरकार निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि सरकार जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सरकार ने जो ये प्रतिनिधि मंडल भेजने का काम देशों में किया है, तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक तौर से एक अच्छी पहल है और निश्चित तौर से ये वाकई में ज़मीन पर उतर जाए तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, पूरा विपक्ष, पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़े थे। सरकार ने हमारी जो शौर्य और अप्रतिम पराक्रम वाली सेना है, भारतीय सेना, जिस पर एक एक देशवासी को गर्व, हम सबको गर्व है, उस सेना को रोकने का काम किया। यदि शनिवार को रात को भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में सेना को ना रोका होता तो आज पाकिस्तान हमें चिढ़ा नहीं रहा होता, आज पाकिस्तान घुटनों के बल पड़ा होता। और कैसे? जैसे 1971 में पड़ा था। उस समय भी इसी तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि अमेरिका हमें निर्देश न दे, इंदिरा गांधी जी ने हमें निर्देश न दे, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। लेकिन इस बार पूरा देश जब एक साथ खड़ा था, और 71 और 2025 की परिस्थितियों में भारत में बहुत फर्क है। तब हम तमाम मोर्चों पर विदेश से सहायता लेने के लिए आश्रित थे, लेकिन 2025 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस देशवासियों को निराश किया है, तो हमें यह तो पता नहीं चल पाया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था। निश्चित तौर से जो आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए गए हैं, जो भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, पूरा देश उसकी तारीफ कर रहा। लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी, उसकी कमी महसूस होती है। और देश में एक आक्रोश है इस सरकार के प्रति कि आपने, अमेरिका कौन होता है? अमेरिका हमारा माई बाप नहीं हो सकता। आरएसएस भाजपा वालों के माई बाप अमेरिका के लोग होंगे, लेकिन हमारे माई बाप नहीं हो सकते। तो अमेरिका के दबाव में सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो उसका उद्देश्य था, निश्चित तौर से वो यदि सेना को सरकार रोकती नहीं तो बिल्कुल सामने आता, पाकिस्तान घुटनों के बल गिरा पड़ा होता। सरकार ने वो कमजोरी दिखाई है।
ये जो पहल है तो बिल्कुल ये रणनीतिक तौर से एक पहल ठीक है और इसके उद्देश्य सफल पाए जा सके। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जिसको आधे रास्ते में रोका है सरकार ने, कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका के दबाव में रोक दिए जाए। बड़ा सवाल आपने किया कि अमेरिका के दबाव में रोक दिया जाए। अगर बात करें हम केवल देश की, कर्नल सोफिया, विदेश सचिव मिस्री के बेटी और मिस्री को खुद, उसके बाद शहीद की पत्नी के बयान को लेकर के जिस तरीके से ट्रोल किया गया, पहले तो ट्रोलिंग के लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उसके बाद बीजेपी के सीनियर मंत्री मध्य प्रदेश के दोनों ही, विजय शाह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, इन दोनों के बयानों को किस तरीके से देख रहे हो? और अभी तक कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सिफर है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चरित्र बार बार निकल कर आता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीजेपी हमेशा जो संस्थान है, चाहे कोई भी संस्थान हो, क्यों न सेना ही हो, सबको कमजोर करना चाहती है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं, लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने आतंकवादियों की बहन कहा उनको। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संज्ञान नहीं ले पा रही। तो ये भाजपा की मानसिकता दिखाती है। भारत देश की सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। कोई उस पर सवाल, आप देखिए पूरा देश गर्व कर रहा है सेना पर, लेकिन भाजपा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि पूरा देश, सेना सब मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और आज भी अभी तक कोई कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि भाजपा के जो अंदर खाने का जो चिंतन है वो किस तरीके से नफरती है, किस तरीके से संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। भाजपा के मंत्री के ऊपर पूरा देश इस समय आक्रोशित है कि आप जो हिम्मत दिखानी थी वो तो आप दिखा नहीं पाए, और सिर्फ आप मंचों से बयानबाजी, भाषणबाजी करते हो, उस सेना के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हो। ये सिर्फ सोफिया कुरैशी पर सवाल नहीं है, ये देश की आधी आबादी के ऊपर सवाल है, जो देश की हमारा जो महिला समाज है उसके ऊपर सवाल है। क्यों? क्योंकि आरएसएस कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। आरएसएस के अंदर महिलाओं के प्रति नफरती सोच है और तमाम नेताओं के बयान आते रहते हैं। तो उनको नफरत महिलाओं से है, उनको नफरत एक सेना की अधिकारी कुरैशी है उसके होने से है, उनको इस बात की चिढ़ है कि आखिर वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम उनके साथी जो गुल्लू मीडिया है, गोदू मीडिया, वो लोग भी लिख रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना, भाजपा की तरफ से उस मंत्री और उप मुख्यमंत्री कार्रवाई ना होना, ये सेना का अपमान है। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज़ उठाएगी, चाहे जो प्रदर्शन करना पड़े, हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। क्या लगता है ऐसे बयान जब देश के अंदर से ही आते हैं तो क्या सेना का मनोबल टूटता नहीं? सेना का मनोबल भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, पुलवामा हमला होता है, पुलवामा हमले के समय जो तत्कालीन राज्यपाल थे उन्होंने भी इस बात को कहा है। लगातार सीआरपीएफ अपने लिए एयरलिफ्ट करने की डिमांड कर रहा था, सरकार ने एयरलिफ्ट कराने से मना किया क्योंकि सेंसिटिव जोन है, खतरे, हमले की आशंका पहले से थी, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया खतरे का अंदाजा होने के बावजूद। परिणाम क्या हुआ कि हमारे 40 से ज़्यादा जो सैनिक थे वो शहीद हो गए। आज तक नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स उस जोन में कैसे आ गया, क्योंकि जब कानवाई निकलती है तो वो पूरा क्लीन होता है, उसके बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं थी आज तक पता नहीं चला। 26 हमारे निर्दोष सैनिकों, हमारे जो देशवासी थे, पर्यटक, उनकी जान चली गई। आतंकवादी 1 घंटे तक ढूंढ ढूंढ के, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, चुन चुन कर मारते रहे और कोई एक सिपाही तक वहां नहीं पहुंचा है। क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं? और उससे पहले 18 मई 2025 को 2 नागरिकों की, जयपुर के नागरिक थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने की थी पहलगाम में। उसके बाद भी सरकार की तरफ से सुरक्षा जो खतरा था उसको नजरअंदाज किया गया। तो सेना का मनोबल, और उसके बाद जब सेना बदला लेने चलती है आप उसको अमेरिका के दबाव में रोक देते हैं।
उसके बाद आपके मंत्री लगातार अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये दिखाता है, ये मनोबल गिराने का काम कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा सैनिकों के खून की दलाली करती है। आपने 40 सैनिकों की जान गई, आप उसका बदला लेने के बजाय ये भी नहीं पता लगा पाए कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारे एयरबेस पे हमला हुआ, आईएसआई जांच करने आती है। अब बताइए, क्या पाकिस्तान की जांच एजेंसी अगर हिंदुस्तान जांच करने आएगी तो क्या जांच में वो हमारे लिए सबूत छोड़कर जाएगी? तो ये दुर्भाग्य, भाजपा के नेता अपमान करते हैं, उन पर कार्रवाई न होना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन उन्होंने तो 13 तारीख से तिरंगा यात्रा निकाल करके मिशन सिंदूर के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मिशन सिंदूर से देश को सफलता मिली है और देश का मान सम्मान बढ़ा है। देखिए, भाजपा सरकार से, मोदी से विशेष तौर से देश की जनता नाराज है। अब ऐसे में मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तत्काल उन्होंने एक नया प्रोग्राम तिरंगा यात्रा बनाया। तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, तिरंगा के प्रति देशवासियों को सम्मान है, सबको सम्मान, सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप तिरंगा यात्रा के बहाने जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी कायरता है, वो छिपेगी थोड़े। और तिरंगा यात्रा तो सरकारी कार्यक्रम बना दिया था। आप मुझे बताइए, कहीं पर तिरंगा यात्रा में देश के लोग, भाजपा की जो तिरंगा यात्रा है उसमें अगर कहीं आपको समर्थन करते नजर आ रहे हो? सरकारी यात्रा थी, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों से लाकर उस यात्रा में लगा दिया गया। सारा पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी अमला लगा हुआ था। तिरंगा यात्रा जो है निकालने से पहले ये तो देखें, क्या उन्होंने जो तिरंगे के सम्मान को बचाने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी सरकार में बैठकर, क्या वो पूरी कर पाए? आप पहले तो बैठक करते हैं जो सीसीएस और सीडीएस, जो आर्मी चीफ, सबके साथ, और अचानक से आप जातीय जनगणना का मुद्दा ले आते हैं। अब ऐसे समय में जब देश आपसे उन 26 निर्दोष लोगों का इंतकाम मांग रहा है, उस समय आप उस जातीय जनगणना को लेकर आते हैं, जिसको लेकर कह रहे थे कि जातीय जनगणना की बात करने वाले लोगों के डीएनए में दुर्योधन का डीएनए है, और आप उसको ले आते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसलिए लाते हैं कि ध्यान भटकाया जा सके। फिर जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नींबू मिर्ची दिखाते हैं तो आपको मिर्ची लगती है। अरे भाई, ये बताइए, आपके घर में हथियार है, आपके घर में हमला हो रहा है, तो क्या वो जो राफेल लाए थे, जो सब लाए थे, क्या नींबू मिर्ची लटकाने के लिए लाए थे, शोपीस में लाए थे? क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने गलत कहा? अब आप उसको कहते हैं कि वो सेना का अपमान है। नहीं, सेना का अपमान वो है जब आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं। सेना का अपमान वो है जब आप कहते हैं कि मोदी के सामने सेना और देश नतमस्तक है। ये अपमान है सेना का। तो भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है, उनकी यात्रा से कोई दूर दूर तक जुड़ नहीं रहा है। लोग नाराज हैं क्योंकि आपने उन निर्दोष लोगों का बदला नहीं ले पाए, सिर्फ आपने छोटी कार्रवाई की। उसके बाद अमेरिकी दबाव में, सबसे बड़ी बात है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, उसके बाद आप अमेरिकी दबाव में जो है उसको सरेंडर करते हैं, क्योंकि आपके कौन से हित हैं ये देश जानना चाह रहा है। आपने ये निर्णय उनके दबाव में क्यों लिया? आपके कोई व्यापारिक हित हैं, वो सब समझ रहे हैं, सब सामने आएगा अभी। अगला सवाल मेरा ये कि विदेश मंत्री का जिस तरीके से बयान आता है, उस बयान के बाद सियासत तेज, और विदेश मंत्री जैसे पद वाले व्यक्ति का ये बयान किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है? देखिए, विदेश मंत्री जी एक राजनयिक रहे हैं, और अभी जो मोदी सरकार है उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करना है। किसी भी मंत्री को कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए जो निर्देश पीएमओ से मिलते हैं, मंत्री लोग वही बयान देते हैं। प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन कराने के लिए गए, एयरबेस पे गए वहाँ पर, लेकिन क्या देश के रक्षा मंत्री उनके साथ थे? प्रधानमंत्री जी 73 देशों की यात्रा करके आए हैं पिछले 9-10 साल में, लेकिन जब हमारे ऊपर हमको जब समर्थन की जरूरत थी तो क्या उनके साथ कोई खड़ा हुआ? ये उनकी विदेश नीति का फेल्योर है। इंदिरा गांधी 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जब अमेरिका हमको धमकी दे रहा था, अपना 7वां बेड़ा उतार दिया था, तो रशिया हमारे साथ बिल्कुल दमदारी से खड़ा था। तो मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है, जो पीएमओ से निर्देश आते उस हिसाब से बयानबाजी करते हैं। इसलिए मैं जयशंकर जी का कोई भी दोष और
लाभ नहीं बता वो कहूँगा, जो भी अगर उसका कोई एक जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, उनको हर जगह श्रेय चाहिए, इसलिए मैं मंत्रियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। जातीय जनगणना को लेकर के आप लोगों ने बड़ा शोरगुल किया था शुरुआत से, बिहार से लेकर के तमाम जगहों पर, लेकिन अचानक जातीय जनगणना का आना आप अपना श्रेय मान रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट एक बयान आया है बीजेपी के एक पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण ने, उन्होंने ये कहा कि जातीय जनगणना का मतलब कि सवर्ण समाज अलग देश मिलेगा उनको, अलग एक तंज उन्होंने कसा। इस पूरे तंज को कैसे देख रही है कांग्रेस? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, कई बार सांसद रहे, तो उनका अगर कोई बयान आ रहा है तो उसे आप ऐसे ही नहीं ले सकते। उसके पीछे भाजपा की सोच और मंशा है। प्रधानमंत्री, मैंने क्या कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और तमाम नेताओं ने इनके इस बात को कहा था, क्या कहा था, जो करेगा जात की बात मैं उसको मारूंगा लात। ये केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उन्होंने कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनके अंदर कौरवों का, दुर्योधन का डीएनए है, और बहुत सारी बातें कही थी। तो ये भाजपा की मंशा और सोच दर्शाती है। जातीय जनगणना का निर्णय उन्होंने लिया, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये संविधान में जो अधिकार, जो जस्टिस, जो न्याय मिले हुए उनसे जुड़ा है। ये सोशल जस्टिस का मामला है। जो जितनी जाति के लोग हैं उनको कैसे सरवाइव कराया जाए, कैसे ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, ये उससे जुड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी बयानबाजी भाजपा के अंदर चल रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई न होना, ये भाजपा की मंशा दिखाती कि भले वो राहुल गांधी जी के दबाव में, देखिए इसका श्रेय अगर पूरे देश में कहीं जाएगा राहुल गांधी जी के लिए जाएगा। भले दबाव में बीजेपी ने इसे लाया है, लेकिन अभी भी उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सामाजिक न्याय को लेकर आपकी ईमानदार नीयत तो नहीं है, लेकिन आप निर्णय लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जो जातीय जनगणना कराई है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल है। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से सलाह लीजिए, हम आपका पूरा मदद करेंगे कि कैसे जातीय जनगणना हो, कैसे लोगों को सामाजिक न्याय मिले। एक अंतिम सवाल मेरा, लखनऊ आते हैं, क्योंकि लखनऊ की सियासत में भी इन दिनों एक सवाल बड़ा कल से गूंज रहा है कि समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम के बीच में डीएनए को लेकर के विवाद इस कदर उखड़ गया है कि लोग सड़कों पर भी उतर आए थे। इस पूरे ट्विटर वार या एक्स वार पे जो वार लिखी जा रही है, उसे कैसे देख रही है कांग्रेस? देखिए, लोगों को प्रमाण पत्र देने का और डीएनए को लेकर बात करने का जो अभी तक का वो था, वो भारतीय जनता पार्टी का था। कभी वो किसी के डीएनए की बात करते थे। आपको याद होगा कि पूरा बिहार का चुनाव पलट गया था जब प्रधानमंत्री जी ने उनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। इसीलिए किसी को भी किसी के डीएनए पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है, किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है। जो देश विरोधी लोग हैं, कानून अपना काम करता है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो, सजा हो, उसके लिए खुफिया एजेंसियां हैं। किसी के भी डीएनए पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल, उसको सवाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी के भी माता पिता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के निजी हमले को समर्थन नहीं करती है, और हम चाहते हैं कि राजनीतिक शुचिता और मर्यादाएं बनी रहें। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ऐसा हुआ है तो इसकी उनको खुद देखना चाहिए कि किन लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी, बयानबाजी या ट्विटर के माध्यम से किया है। किसी को भी किसी के डीएनए पर और व्यक्तिगत जीवन पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। बहुत शुक्रिया अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने कांग्रेस के सीनियर लीडर अंशु अवस्थी जी को, जिन्होंने बड़े विभाग ढंग से सारे सवालों को उन्होंने उत्तर दिया, और कहीं न कहीं इन तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उस मुद्दे पर बीजेपी को उनकी अपनी लक्ष्मण रेखा भी बताई कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। जवाबदेही भी आपकी बनती है क्योंकि आप सत्ता में है, और जो वादे आपने किए थे उन वादों का क्या हुआ, तमाम सवालों का जवाब भी मांगे हैं कांग्रेस ने, और खास करके कांग्रेस के लीडर अंशु अवस्थी ने। अगली बार अगले दिन फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।